अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे जो है ना वो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये एक राइटर हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट कह लें आप, वैन डेलन। उन्होंने जो है ना वो तीन टाइप्स दिए हैं जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। सर्वे स्टडीज होती हैं, यानी कि अब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तीन तरह के आप कहने के रिसर्च डिज़ाइंस यूज हो सकते हैं: सर्वे स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज और इंटर रिलेशनशिप स्टडीज। सर्वे स्टडीज क्या होती है वो हमने पहले भी देखा कि ये जो है ना वो एक खास, जो पर्टिकुलर एक खास लोगों का ग्रो होता है, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ जिनसे हम क्वेश्चंस के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। कुछ डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, स्पेशली जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इसकी मुख्तलिफ थेरीज हैं, आपको पता ही है। सॉरी कि ये कुछ थोड़ा सा आगे हो गया। तो तो ये जो है वो इट फोकसेस ऑन प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट ऑकर एज एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स। यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, तो जो कोई भी जानदार जो प्रोग्रेसिव उसमें चेंजिंग्स आती हैं जब वो डेवलप हो रहा होता है, तो उनको स्टडी करने का के लिए हम डेवलपमेंटल स्टडीज पर फोकस करते हैं। फिर कुछ जो ना इंटर रिलेशनशिप स्टडीज हैं, इफेक्ट्स, जो डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ हकीकतें हैं, हकायक हैं, अगर हम इसको देख लें तो उनके दरमियान किसी भी फिनोमिना को समझने के लिए इट गिव्स अस अ डीपर इंसाइट। तो टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडीज जनाब, हम स्कूल सर्वेज करते हैं, पब्लिक ओपिनियन सर्वे करते हैं, और कम्युनिटी सर्वे करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस होती है, जॉब एनालिसिस होती है, फॉलो अप स्टडीज होती हैं। तो ये सारे जो है वो सर्वे में आ रहे होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, ग्रोथ स्टडीज हैं, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल जो है ना वो मेथड है। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये लंबे अरसे तक चलने वाली स्टडी होती है। हम जो है ना वो किसी सैंपल को लंबे अरसे तक ऑब्जर्व करते रहते हैं, और वो कहता है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और या फिर दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल मेथड। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कहीं भी जो है ना वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज होती है, जैसे सोशल ट्रेंड्स होते हैं ये जी, आजकल जो है ना वो किसकी हाइप है। सियासतदानों में अक्सर हम देखते हैं कि प्रोजेक्टिव जो है ना वो स्टडीज आ रही होती हैं। फिर इंटर रिलेशनशिप स्टडीज है, केस स्टडी आता है इसमें। और आपको पता ही है कि केस स्टडीज कैसे की जाती है। हम किसी एक केस को लेते हैं और उसे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके हवाले से पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ सिंगल पर्सन, इवेंट, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, यानी कि किसी भी एक चीज को। फिर हमने बात की थी कि कॉजल कंपैरेटिव। ठीक है, जहां पर हम कॉज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि किसी काम के पीछे जो है ना वो कॉज क्या है। फिर कोरिलेशन स्टडीज है, इसमें तो एब्सोल्युटली जो है ना वो हम बात करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट देखते हैं, यानी टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये जो है ना वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में ये मुख्तलिफ डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो राबिया, आपकी जो बात थी वो अब आ गई है। अब ज़रा आप गौर कर लीजिए कि हम इनमें से कौन कौन से, अगर हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमने देखते हैं कि हम सर्वे स्टडीज करना चाहते हैं, या हम डेवलपमेंटल स्टडीज करेंगे, या इंटर रिलेशनशिप स्टडीज करेंगे। और ये उनके अंदर जो है, अगर हमने स्कूल में सर्वे करना है तो वो स्कूल सर्वेज होंगे। फिर पब्लिक ओपिनियन सर्वे वाला जो है ना ये हम यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्वे हम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। तो ये सारे का फायदा हमें ये हुआ कि हमारे सामने पेट चीजें हैं कि यार अगर आपने ये काम करना है, जिस तरह डॉक्टर ने मेडिसिन तजवीज़ करता कि यार आपको ये मसला है तो आप ये मेडिसिन खाओ, ये मसला है तो ये मेडिसिन खाओ। तो ये थोड़ा सा इस तरह का ही मामला है। फिर हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपको पता ही है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ासकर जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज या केमिस्ट्री जिसे हम कहेंगे। और तो इन सब को हम मैक्सिमम जो है ना वो हम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स
वो ना साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें हम एक वेरिएबल को जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरे को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। यानी अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं या उसको वेरी करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं, आपने कभी देखा है कि अक्सर बागात में या अक्सर लाइब्रेरियों में, इवन यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ बागीचों में ना लोगों ने टनल फार्मिंग की होती है। कुछ सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें लगाई होती है जो गर्मियों में अक्सर एक्चुअल में गर्मियों में होती थी। तो ये स्टडीज कर करके, रिसर्चेस कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो है ना वो गर्मियों वाली सब्जियां भी सर्दियों में बचाई जा सकती हैं। वो जो टनल फार्मिंग का कंसेप्ट आ गया है कि जो टनल्स बना के शॉपर डाल के ना, ये पॉलीथीन बैग्स, तो वो लोहे की आप कह लें कि रॉड्स लेके बारीक बारीक से उनके जरिए ऐसे टनल बना लेते हैं। उसके अंदर जनाब सब्जियां काश्त हो रही हैं। हमारे इलाके में जो हम जो है ना वो तरबूज की फसल काश्त करते रहे आज तक जो हमने किया, तो वो आम तौर पर जो है ना वो आप कह लें कि दिसंबर के बाद यानी जनवरी के जो है ना वो दूसरे हफ्ते में लगा करते थे तरबूज। लेकिन अब जनाब वो पीक सर्दी में 15 जनवरी या 15 फरवरी के बाद जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता था तब लगा करते 15 फरवरी। हाँ जी, 15 फरवरी, आई रिमेम्बर इट। तो 15 फरवरी से लगा करता था, लेकिन अब जनाब नवंबर में ये काश्त हो जाएंगे। यानी कि सर्दियों में वो बिल्कुल अरूज पे होते हैं उनके, यानी कि जो बेले शेले हैं, जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो वो शॉप पर उतार दिए जाएंगे। और वो तो ये किस तरह से हुआ, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। तो आपने जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करनी है उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, डेवलपिंग हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग किस तरह करनी है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन आप किस तरह से करेंगे, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, डाटा एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे आपको बताएगा। जैसा कि ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं जी। कुछ हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कुछ ट्रू और कुछ क्वासाई। यानी जो नीम होगा कि आप कह लें कि थोड़ा सा दरमियाना, दोनों में, उसमें दोनों तरह की, प्री वाली भी और ट्रू वाली की भी खसूसियात शामिल होंगी, उसको हम कह दें क्वासाई। तो हम शुरू से इसको पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमारा। तो ये बचा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसके ये उन्होंने जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेप्स बयान किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम किस तरह से हम किए करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट होता क्या है, a situation in which relationship between cause and effect is determined। तो आप ऐसे हालात पैदा करते हैं, ऐसे जो है ना वो सिचुएशन के उसकी बुनियाद पर आप कॉज और इफेक्ट जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या वाकई जो है ना वो। अब वो जो सर्दियों में फसलें हो रही हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत हो रही हैं। तो जो थोड़ा सा सूरज निकलता है उसकी शुआएं पॉलीथीन के अंदर बैग में जाती हैं और वो वहां पे लिटरली उसके अंदर आप हाथ डालेंगे फुल सर्दियों में भी जाके तो आपको जो है ना वो अंदर गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस वाला जो इफेक्ट जिसको हम बात करते हैं वो उसकी बुनियाद पे जो है ना वो चल रहा है। और उनको बाकायदा लाइट मिल रही है, पौधों को सर्दियों में भी बाकायदा उनको जो है ना वो खुराक भी मिल रही है और वो सारा प्रोसेस हो रहा है। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही जो है ना वो। अच्छा, इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, एक्स पोस्ट फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें। तो कंडीशन इनके लिए कंट्रोल कर सकते हैं, रैंडमाइजेशन या रेप्लिकेशन हो सकती है कि रैंडम आप जो है ना वो कि हर चीज़ को या जो भी पॉपुलेशन है, जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उस सब को जो है ना वो एक्चुअल चांस, इक्वल चांसेस हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। रेप्लिकेशन होता है कि कोई स्टडी पहले हुई है तो उसको दोबारा से रिपीट कर देना, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर वेरिएबल्स आपको पता ही है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको रिसर्च मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है। तो हमेशा रिसर्च में कोई ना कोई जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है।
तो इंडिपेंडेंट जो है ना वो उसको हम मैनिपुलेट करते रहते हैं, और जो डिपेंडेंट है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे इसकी अगर हम एक एग्जांपल दें, आप कहते हैं कि भाई जो है ना अपना टीचर की मेहनत, उसकी लगन, उसका जो है ना वो आप कहने के शौक, जज्बा, पैशन, वो बच्चों को पढ़ने में मदद फराहम करता है। तो आप इस तरह करते हैं कि टीचर को ज़्यादा मोटिवेटेड और उनमें उसमें ये ज़्यादा क्वालिटीज़ पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे भी जो है ना उनकी जो प्रोग्रेस है वो बेहतर होती है। उसको आप कम करते जाते हैं तो बच्चों की प्रोग्रेस भी डाउन होती जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। और उसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बच्चों की आप कह लें कि प्रोग्रेस है, वो मुतासर हो रही है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स में इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से, तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो बाहर बैरूनी अवामिल होते हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो ये जो है ना वो मुख्तलिफ स्टडीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको आपने थोड़ा सा देख लेना है। अगर हम इनको पढ़ते रहे तो फिर हमारा जो असल टॉपिक्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो चूंकि हमने आज ही इसको डिस्कस करना है, तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि टेस्ट से पहले पहले हम इसके आइडियाज़ जो है ना वो ले लें। तो इसमें आपने इसको टाइप और इसका जो है ना वो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमसे इतने इन डेप्थ नहीं वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी एग्जांपल्स ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखो ना, सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही बात हो रही है। अब वो बात आ रही है जो हम रिसर्चेज पूरी करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब उसकी बात आ रही है कि वो क्या पूरा प्रोसेस है। तो उसमें जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो नंबर वन जो हम बात करते होते हैं, जो हमने अभी तक बहुत ज़्यादा इस पे बात की हुई है, दैट्स सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नोवेल्टी होनी चाहिए, नॉवेल आइडिया होना चाहिए, ओरिजिनल और न्यू। नॉवेल से मुराद ये है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई फिजिबल भी हो, ये नहीं कि वो हो ही ना सके, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, आपका कोई ना कोई जो है ना उसके लिए गाइडेंस मौजूद हो। ये ना हो कि आपने टॉपिक ऐसा चूज कर लिया है कि उस पर बंदा ही नहीं मिल रहा आपको कि जो आपको गाइड कर सके। देखो ना इसमें कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम हमारे पास कोई गाइड, कोई मेंटोर होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। फिर उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, उस पर आपने काम करना, फिर अदर फैसिलिटीज। अब उसके लिए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, क्लासरूम्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं कि स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कशन की, वहाँ से टॉपिक निकल आया। जो इदारे हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, होम कम्युनिटी से आप कोई टॉपिक उठा सकते हैं। सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस जो हो रही हैं, अब देखा ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है। रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेवियस रिसर्चर्स हैं, रिसर्चेज सॉरी, फिर डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है इंसानों का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो, फिर सिग्निफिकेंस, कंसल्टेशंस के आप अपने सुपरवाइजर से, फेलोज से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, इन सब को जो है ना इस प्रॉब्लम्स के हवाले से आप बात कर रहे होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम के ये रिसर्च पर फोकस कर रही है। ये सारी सिग्निफिकेंस वही है जो आप इतना ज़्यादा पढ़ के आए हुए हैं। तो इस पे हम जो है ना वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई मुश्किल पेश है तो इंशाल्लाह जो है ना वो मुझसे पूछ लीजिएगा। वो मतलब सीधी सीधी बातें अगर रिलायबल हो, और चले हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं कि ये रिसर्च पर फोकस करे। इट प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च, हमें किसी को फॉलो करते जा रहे हैं आप और रिसर्च मुकम्मल कर लें, यानी कि किसी दूसरे का काम आप जो है ना ब्लाइंडली फॉलो कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्चर, तो ये देखें सारी सीधी सीधी बातें हैं। एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, जो ये जो है किसी थिंकिंग प्रोसेस की तरफ आप गाइड कर सके। वही सारी बातें, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी इसमें होती हैं। फिर हाइपोथेसिस जो है ना ये टेम्परेरी गेस होता है आपका, यानी अ टेम्परेरी स्टेटमेंट, अ टेम्परेरी आइडिया गेस। तो प्रोविजनल स्टेटमेंट होती है, प्रोविजनल गेस होता है अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। और इसके हाइपोथेसिस के जो है ना वो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि जैसे देर इज नो एनी स्पेशल रूल टू फ्रेम हाइपोथेसिस, इन फैक्ट इट नीड्स योर एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, आप जितना जो है ना वो बेहतर। तो आमतौर पर ये जो है ना वो चार पांच जो है ना वो मेन सोर्सेज ये हैं। जनरल कल्चरल, क्या हमारा आम कल्चर क्या है, साइंटिफिक थेरीज उसके हवाले से,
किसी भी टॉपिक के हवाले से क्या है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एनालॉजीज होती हैं जो मुमासलत, मुशाबहत, यानी जो उस जैसे पहले कोई केसेस हो चुके हुए हैं उन पे बात कर की वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी इसको ये आगे एक्सप्लेन किया है। इसकी हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये बड़ा जो है ना वो एग्रीमेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, फिर पर्सनल आर्गूमेंट्स पर इसको बेस किया जाना चाहिए, और ये जो है ना वो लॉ ऑफ नेचर के साथ कंफ्लिक्ट ना करे। तो वही सारी बातें रिसर्च वाली इसमें भी आ जाएंगी। अब ये जो ना, अच्छा आपने ना ये जरूर याद करने हैं, डेक्लेरेटिव फॉर्म, प्रिडिक्शन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म के आप जो है ना वो हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं। तो ये अगर आप देख लें तो ये जो है ना आगे इसकी टाइप्स भी है। पहले इसको लिखने के लिए बताया है कि भाई कितनी टाइप्स के होते हैं ये फॉर्म्स, ये कितनी शक्लों में हम लिख सकते हैं। जैसे डेक्लेरेटिव फॉर्म है, या डेक्लेरेशन का मतलब है कि कोई चीज बयान करना, डिक्लेयर करना, ठीक है। तो वो कहता है इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, तो वो कहता है कि इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कंसर्न्ड, ठीक है। तो उसके जो है ना वो रिलेशनशिप्स को ही बयान करता है। कि वो कहता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉयज स्कूल्स एंड गर्ल्स स्कूल्स। तो अब ये जो है ना वो उसने इस रिलेशनशिप को जो वेरिएबल्स में है, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं कोई बता सकता है आप में से? यार यहाँ पर मेजर दो ही जो है ना वो हमारे पास वेरिएबल्स है। एक एजुकेशन, एजुकेशन स्टैंडर्ड, दूसरा हमारे पास आ जाता है बॉयज स्कूल्स, और तीसरा आ जाता है गर्ल्स स्कूल्स। तो अगर हम स्कूल्स को एक ले लें, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, और एक हमारे पास आ जाएगा, तो ये दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं कि आपने स्टडी किस नेचर की करनी है। तो इनका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा एजुकेशन स्टैंडर्ड पे, ठीक है, बॉयज स्कूल्स का और गर्ल्स स्कूल्स का। तो ये डेक्लरेटिव फॉर्म है। फिर प्रिडिक्शन है कि इट विल बी, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉयज स्कूल्स एंड गर्ल्स स्कूल्स। फिर क्वेश्चन फॉर्म है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉयज स्कूल्स एंड गर्ल स्कूल्स। अब हाइपोथेसिस की टाइप्स ये बड़ी मशहूर है और इसकी एग्जांपल भी जरूर वो पूछते होते हैं। और ये जो है ना वो नल हाइपोथेसिस, नल मतलब नहीं, नो। इट स्टेट्स इच एच नॉट से इसको जो है ना अगर आप ये देखें एच नॉट फॉर्म, ये एच के साथ छोटा सा ओ लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से हम इसको डी नोट करते हैं, यानी बयान करते हैं, लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स कंसर्न्ड, इट इज रिटन इन एच नॉट फॉर्म। There is no significant difference in the education standards of boys schools and girl schools. अच्छा आप मुझे जो है ना वो बताएं कि रिसर्च में हाइपोथेसिस का काम क्या है। आप में से कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है प्लीज? हॉल इज ओपन फॉर यू पीपल। यहाँ पर हॉल तो नहीं, हम जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। जी, कि हाइपोथेसिस की हम बात क्यों करते हैं रिसर्च में, मेरा ये सवाल है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च? कौन बताएगा आप में से? हेलो। अच्छा बच्चों, हाइपोथेसिस जो है ना वो हमें ये चीज़ें जो है ना वो बयान करने में आसानी दे देता है कि हमने करना क्या है। यानी अगर तो आप रिसर्च हाइपोथेसिस दे देते हैं, आप कहते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉय स्कूल्स एंड गर्ल स्कूल्स, तो आप इस बात को साबित करने लग जाते हैं कि यार वहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो आपके लिए आपने एक जो है ना वो टेंटेटिव, एक टेम्परेरी एक स्टेटमेंट दे दिया है।
अब आप जो है ना, आपके जहन में एक आइडिया आ गया है कि यार हाँ, इस पे जो है ना वो काम हो सकता है, मैं मुझे चाहिए कि मैं इस पे काम करूं। और इस बात को जो है ना वो साबित करने के लिए आप पूरी स्टडी कर देते हैं कि जो है ना, मुझसे पहले इतने लोगों ने रिसर्च की और उन्होंने भी इसमें कहा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉय स्कूल्स एंड गर्ल स्कूल्स। तो ये जो है ना ऐसी ही बात है कि आपको जो है ना वो अंदाजा हो जाता है। तो ये इसमें हमारे, फिर हम इसको देखते हुए अपना एक हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है डाटा कलेक्ट करने में, ये सारी स्टडी को एग्जीक्यूट करने में हमें आसानी मिल जाती है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो फिर इसके अलावा जो ना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस उसको हम कहते हैं, और इसको हम H1 H2 H3 वो जितने आप बनाते जाते हैं, यानी एक टॉपिक में आप ये यहाँ पे जो है ना वो कह देते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉय स्कूल्स एंड गर्ल स्कूल्स। तो एक तो ये हो गया, कोई एक और आप जो है ना वो बना लेते हैं H2, फिर H3 भी आप बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। अब इसमें नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं। नॉन डायरेक्शनल है कि इसमें डायरेक्शन कोई नहीं स्पेसिफाई होती। ठीक है। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जो है ना वो डायरेक्शन कंफर्म होती है कि अगर, मतलब ये है कि यार अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आया वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वो कैसा है। तो ये हमें फिर जो है ना वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बता देता है। मसलन ये वो कहता है कि टीचिंग विद लेक्चर मेथड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स देन डिस्कशन मेथड। अब ये जो है ना उन्होंने एक वाजे जो है ना वो आपको डायरेक्शन दे दी है कि यार जो एकेडमिक जो लेक्चर मेथड है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी एकेडमिक अचीवमेंट पे, बजाय इसके कि हम डिस्कशन मेथड को इस्तेमाल करें। फिर सिंपल हाइपोथेसिस है कि बस ठीक है, that shows the relationship between only two variables, one independent and the other is dependent। अब एक आगे जो ना वो कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी होते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसमें जो है ना वो ज़्यादा फेमस जो है ना वो रिसर्च हाइपोथेसिस है, जिसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो नल हाइपोथेसिस है। तो ये दो जो है ना वो, अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम पे बात की है, और दूसरा हमने लिटरेचर रिव्यू और सॉरी हाइपोथेसिस पे बात की है। तो अब हम अगली बात करेंगे इंशाल्लाह रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे। अच्छा, ये जो बच्चों एमसीक्यूज है ना स्पेशल एजुकेशन के, यार आपने जो भी पढ़ना है ना हमेशा एमसीक्यूज के जवाबात यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। लेकिन इस किताब के ना यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, अगर आप ये देखें ना नीचे आंसर सी लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं, लेकिन अक्सर किताबों में ना बार बार पीछे आगे जाना पड़ता है। तो आपने ये नंबर के नीचे ही रख लेना है, फिर बाद में इसके ऊपर हाथ रख के ना यहाँ पे, तो ये आपके हमेशा के लिए बुक रिफ्रेश रहेगी, यानी फ्रेश रहेगी, आप जब मर्जी इसको खोलने पड़े कोई मसला ही नहीं है। यहाँ एक के नीचे जैसे मैंने ये सी लिखा हुआ है, तो फिर आपने जो है ना, ये तो 4 पेजेस हैं रिसर्च के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे खासे हैं। ये अगर आप देखें रिसर्च, ये एजुकेशनल रिसर्च, और इसमें जो है ना रिसर्च एमसीक्यूज जहाँ कहीं पड़े होंगे। अ, अभी तो मैंने ऐसे रख दिए थे जल्दी जल्दी में, मैं इसको अरेंज करके रख दूंगा, यहीं कहीं पड़े होंगे। स्पेशल एजुकेशन हिस्टोरिकल रिसर्च एमसीक्यूज। अच्छा नहीं, इसी में ही है, कहाँ पे है रिसर्च एमसीक्यूज, यहाँ कहीं नजर आ रहे हैं आपको? सर ऊपर सर्च कर लें। ये रिसर्च एमसीक्यूज, थैंक यू बेटे, ये पढ़े हुए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी भी यही सहूलत है इसके कि जो जवाबात नीचे दिए हुए हैं। तो ये को 20 पेजेस में ना एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मुबशरा बार बार कह रही थी सर एमसीक्यूज एमसीक्यूज, तो ये लें। ठीक है, इसको पढ़ें, मजीद इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर दूंगा।
इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, परखें। आ जाके आनी यही चीज़ें हैं। ये देखें ना, अब स्टेटिस्टिक्स, अगर आप इसको गौर करें, यहाँ पे अब स्टेटिस्टिक्स में ये बात कर रहा है, तो हर टॉपिक में से उसने लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि असल जो है ना, वो देखो प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। सारी चीज़ें उस प्रोसेस के गिर्द घूमनी है। जब हमें वो प्रोसेस ही नहीं आता, तो वहां पे आके हम फिर फंस जाते हैं कि यार हुआ क्या है, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो ये जो है ना वो सारा अगर आप देखें तो कहता है 200 जो है वो कहता है कि अ सैंपल इन विच ऑल ऑफ द मेंबर्स possess a certain trait or characteristics is known as a homogeneous, होता है ना जो एक तरह की जिसमें क्वालिटीज होती हैं, हेट्रोजीनियस जिसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। ये एक मिसाल के तौर पर। अब ये देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टी टेस्ट इन कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज इज अ टी टेस्ट। तो हम जो है ना वो टी टेस्ट जो है ना वो यूज करते हैं जो कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज में। तो ये यहाँ पे जो ना हम इंशाल्लाह इसको भी अगले वीक में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह होमवर्क आपको यही दूंगा ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो तो क्लियर हों। तो अभी ये अवेलेबल हैं, आप लोगों ने अभी भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, स्पेशल एजुकेशन के एमसीक्यूज आ गए हैं, ग्लॉसरीज आ गई हैं, यानी कि टू द पॉइंट काफ़ी मटेरियल जो है ना वो हमारे पास मौजूद है। मज़ीद इंशाल्लाह आता जाएगा और यहाँ पे भी अपलोड होता जाएगा। No, you people have any question, please. You people may ask, please. अभी तक हबस है वैसे। मौसम बड़े अजीब से हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इम्पेक्ट कर रहा है। ये अब जो है ना सैलाब से रिलेटेड मेरा अंदाज़ा है कि ऐसे आ जाना है। उसकी वजह ये है कि इसमें क्लाइमेट का पहलू भी आ सकता है, ये आप देख लीजिएगा ज़रा। क्लाइमेट जो है ना वो कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। ये एक बुक है, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैं ना बेसिक स्टैटिस्टिक्स इंशाल्लाह कल परसों में तैयार कर दूंगा, फिर हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे। तो एम फिल वाले बच्चों के लिए जो है ना वो अब काफ़ी कुछ है। अब वो पढ़ने वाली बात करें, बस इसको जो है ना वो पूरी मेहनत से जज्बे से तैयार करना शुरू करें बस। ये देखें ना, यहाँ पे तकरीबन जो है ना रिसर्च पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। रिसर्च एमसीक्यूज हैं और रिसर्च पे ग्लॉसरीज भी हैं, वो भी अलग करके रख लूँगा। जी बच्चों, तो आप बताएं क्या पोजीशन है। अब हम यही बातें अगर हम जो है ना वो जैक और फ्रैंकल वाली जो बुक थी, हाउ टू डिज़ाइन एंड इवेल्युएट रिसर्च इन एजुकेशन, अगर हम इसके हवाले से जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भी यही बातें कर रहे हैं जो हमने वहाँ पर एक आउटलाइन की फॉर्म में पढ़ी हैं। ये आपको मैक्सिमम वही चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो हम इसको देख लेते हैं, ये देखें ज़रा। तो ये आप देख रहे हैं कि बेसिक्स जो वो कह रहा है, द रिसर्च प्रॉब्लम, लोकेटिंग एंड रिव्यूइंग द लिटरेचर, फिर वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और इंटरनल वैलिडिटी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो, और ये डाटा एनालिसिस की मुख्तलिफ टाइप्स बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल, और स्टेटिस्टिक्स इन परस्पेक्टिव। अब ये जो है ना वो रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च, को रिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव, और सर्वे। फिर ये क्वालिटेटिव की आगे जो है ना वो बताएगा। क्वालिटेटिव की वो बताता है। अच्छा, आगे डिटेल में आ गई, सॉरी।
ये आ गया द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग इसमें कैसे करनी है और कंटेंट एनालिसिस कैसे करनी है। फिर इसकी दो मेथडोलॉजीज पे वो बात कर रहा है, एथनोग्राफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। कुछ मिक्स्ड मेथड्स अप्रोचेस होती हैं, और जो अक्सर प्रैक्टिशनर्स होते हैं जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक्शन रिसर्च करते हैं। उसके हवाले से यहाँ पे पार्ट 8 चैप्टर 24 में बात हुई हुई है। फिर हम रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, तो आपने इस बुक को ओढ़ना बिछोना बना लें इसको। और ख़ासकर जो है ना, ये दूसरी हमारे पास आ जाती है, सॉरी वो ख़त्म ही हो गया है, ठहरे मैं इसको दोबारा से ले आता हूँ। ये जो है हमारे पास क्रेसवेल की बुक है। तो बच्चों, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने कल जो है ना वो क्या पढ़ के आएंगे भला। आपसे होमवर्क आज ले लेते हैं। व्हाट वीड यू पीपल लाइक टू डू एज होमवर्क। आपने जितना आपने पढ़ा है ना, ये जो है बुक क्रक्स ऑफ एजुकेशन में एजुकेशनल रिसर्च का, आपने उसको रिवाइज करके आना है। हमने हाइपोथेसिस तक पढ़ा है, और बाकी जो है ना इसको आपने दो बुक्स में से रेफरेंस के साथ थोड़ा सा पढ़ के आना है। बस कल के लिए यही होमवर्क है। और बस आज हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कल जो है ना वो पढ़ेंगे अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को, या स्पेशल एजुकेशन को टच देंगे, अच्छे तरीके से उसको करेंगे।